जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के जो ज्योग्राफी का बुक है और उस बुक के जो फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उसके उपयोगिता, उसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आपको इस क्लास से भारत संसाधन एवं उपयोगिता वाला जो चैप्टर है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। आप केवल ध्यान से सुनिएगा और जो शॉर्ट नोट्स होता है उसे बना लीजिएगा और फिर बाद में आप बुक पढ़ के देख लीजिएगा कि कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोगिता। यानी इसका मतलब ये हो गया कि भारत में पाए जाने वाले कौन कौन से संसाधन हैं और उसकी कैसे उपयोग करेंगे उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये संसाधन होता क्या है। तो जब कभी आपसे पूछे संसाधन के बारे में तो आप हमेशा याद रखिएगा कि संसाधन का मतलब होता है दुनिया की वो सभी वस्तुएं, दुनिया की वो सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग लायक बन जाए, वो सभी की सभी क्या कहलाएंगे? तो संसाधन कहलाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? दुनिया की वो सभी वस्तुएं, दुनिया की सभी वो वस्तुएं जो हमारे उपयोग लायक बन जाए या फिर हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे, क्या कहलाएगा? तो संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो संसाधन कहलाएगा। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो मेरे लिए कचरा ही क्यों ना हो, चाहे वो पहाड़ी क्यों ना हो, चाहे पठारी क्यों ना हो, चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो, चाहे वायु क्यों ना हो, चाहे जल ही क्यों ना हो, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? तो संसाधन कहलाएंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं संसाधन में? चाहे वो वायु हो गया, चाहे वो मृदा हो गया, चाहे वो पहाड़ हो गया, चाहे वो पठार हो गया, चाहे वो कचरा हो गया, सभी के सभी इत्यादि जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे, हमारी उपयोगिता बन जाए, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? तो संसाधन कहलाएंगे। इसी संसाधन से संबंधित बहुत सारे भूगोलविदाओं ने अपना अपना कथन रखा है, जिनमें आपको केवल एक भूगोलविदाओं के बारे में आपको नाम याद रखना है, जिनका नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन नाम है। जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन होती नहीं है, संसाधन होती नहीं है, संसाधन को क्या किया जाता है? तो संसाधन को बनाया जाता है। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछे कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, यह कथन किनका है? तो कौन होगा? वह होंगे जिम्मरमैन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका कहना यह था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, उसे क्या किया जाता है? तो बनाया जाता है। ये बात क्यों बोले? क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे वस्तु हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं? अपनी कौशल से, अपनी ज्ञान से, अपनी तकनीक से, अपनी बुद्धि से उस वस्तु को अपने उपयोग लायक बना लेते हैं, यानी कि हमारे संसाधन के रूप में काम करने लगता है। इसलिए जिमरमैन ने अपना कथन दिया था और उन्होंने बोले थे कि संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन को बनाए जाते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा संसाधन के बारे में कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। यह बात किसने बोला था? तो जिमरमैन ने बोला था। किसने बोला था? तो जिमरमैन ने बोला था। अगर आपसे कोई पूछे क्या मानव संसाधन है? तो हाँ, मानव संसाधन है। बताते कैसे मानव संसाधन है? मानव जो है वह स्वयं संसाधन है। मानव स्वयं संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, कौशल है और मानव अपनी प्रौद्योगिकी और तकनीकी की सहायता से किसी भी वस्तु को क्या कर लेता है? तो उपयोग लायक बना लेता है, यानी अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेता है अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक की सहायता से। तो वह वस्तु हमारे उपयोग में आ जाते हैं, तो वो भी क्या करने लगते हैं? तो संसाधन कहलाने लगते हैं। इसलिए मानव एक प्रकार का क्या है? तो संसाधन है, या मानव एक प्रकार का विशिष्ट संसाधन है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मानव एक संसाधन है कैसे, तो आप वहाँ पे जवाब दीजिएगा कि मानव एक विशिष्ट संसाधन है, क्योंकि मानव अपनी कौशल, प्रौद्योगिकी, अपनी बुद्धि और अपनी ज्ञान की सहायता से किसी भी वस्तु को क्या कर लेता है? तो उपयोग लायक बना देता है और हमें वो संसाधन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? तो मानव संसाधन कहलाएगा। कोई दिक्कत?
उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं कि संसाधन किसी देश का क्या होता है, तो किसी भी संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, तो मेरुदंड होता है। क्या होता है, तो मेरुदंड होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि संसाधन जो होता है वह किसी भी देश का क्या होता है, तो संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, तो मेरुदंड होता है। स्पाइनल कोड बोले या फिर क्या बोले तो उसके विकास का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि जिस देश में संसाधन की कमी होगी, जिस देश में सोर्स की कमी होगी, वह देश क्या होगा, सही से विकास नहीं कर पाएगा। और जिस देश में संसाधन की परिपूर्ण रहेगी, संसाधन अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा, तो वह देश अत्यधिक मात्रा में क्या कर पाता है, तो विकास कर पाता है। इसलिए बोला जाता है कि संसाधन जो होता है किसी भी देश का क्या होता है, तो मेरुदंड होता है। क्या होता है, तो मेरुदंड होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि संसाधन किसी देश का क्या होता है, तो मेरुदंड होता है, यानी यह आर्थिक सामाजिक रूप से अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, तो सहायता करता है। यानी यह आर्थिक सामाजिक रूप में अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, तो सहायता प्रदान करता है। क्योंकि अगर किसी देश के पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है, अगर वह देश गरीब है तो वह क्या कर लेगा, संसाधन को बेच करके क्या कर सकता है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकता है और अपना देश को क्या कर सकता है, तो विकास कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी देश के जो मेरुदंड का कार्य करता है वो कौन करता है, तो यह संसाधन करता है। कौन करता है, तो संसाधन करता है। अब हम बात करते हैं संसाधन के वर्गीकरण के बारे में कि संसाधन को बांटा कितने आधार पर गया है। तो संसाधन को बांटा गया है, कई आधारों पे बांटा गया है। कई आधार का मतलब ये हो गया कि अलग अलग आधार मान के चला गया है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को बांटते हैं, किसी व्यक्ति को अगर बोलते हैं रंग के आधार पे बांट रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वह व्यक्ति या तो काला होगा, या तो गोरा होगा, या नहीं तो सांवला होगा। तो ये रंग उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब हम आधार मान के चलते हैं तो वो आधार चीज उसमें दिखना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का आधार लेके चल रहे हैं। उसी तरह संसाधन का जब हम वर्गीकरण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि संसाधन का वर्गीकरण किया गया है कई आधार पे किया गया है, कई तरह के आधार को लेकर के किया गया है। जिसमें से हम क्या पढ़ते हैं, तो एक आधार पढ़ते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे। जब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, उत्पत्ति का आधार क्यों माना है? इसलिए माना है कि इसका कहने का मतलब ये है कि संसाधन का उत्पत्ति किससे हो रहा है, या तो मरा जीव से होगा, या तो जीवित जीव से होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि कोई वैसा संसाधन होगा जिसका निर्माण होता होगा मरा हुआ पदार्थ से, या कोई एक ऐसा संसाधन होगा जिसका निर्माण होता होगा वह जीवित पदार्थ से। तो हम बोलेंगे ना, जब कभी हम उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं तो वह संसाधन कितने तरह का होता है, वह दो तरह का संसाधन होता है। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। यानी कि जैव मतलब जो जीवित पदार्थ से प्राप्त होता होगा, और अजैव मतलब जो मृत या फिर बोले तो निर्जीव पदार्थ से हमें प्राप्त होगा। तो जीवित पदार्थ से प्राप्त होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब कभी आपको बोलेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं जैव और एक होते हैं अजैव। तो हमेशा याद रखिए कि जैव किसे कहते हैं, तो जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका निर्माण जो है किससे होता है, तो जीव मंडल से होता होगा। किसके होता होगा, तो जीव मंडल से होता होगा। जीव मंडल से होता, उसे हम क्या कहेंगे, तो जैव संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो जैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि वनस्पति हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, तो जैव संसाधन है। कैसा है, तो जैव संसाधन है। जैसे कि हम वनस्पति से क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो पेड़ पौधा प्राप्त करेंगे, उससे हम ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं। उस लकड़ी की सहायता से हम जलावन भी यूज कर लेते हैं। फिर उस लकड़ी की सहायता से हम बहुत सारे फर्नीचर का निर्माण कर लेते हैं। तो यह किससे फर्नीचर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, तो वनस्पति से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक जीवित पदार्थ से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जानवर हो गया, जानवर की सहायता से हम क्या क्या कर लेते हैं, तो या तो वैसे जानवर होगा जो दुधारू पशु होगा, और एक वैसे जानवर होगा जिसका यूज लोग मीट के रूप में करते होंगे, खाने के लिए करते होंगे, जैसे बकरी हो गया, ये सब चीज़ का। तो जब हम जानवर की बात करते हैं तो दूध हो गया,
तो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इन सभी चीज़ से हम क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं। तो वो भी एक जीवित पदार्थ से निकाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं, एक जीवित से प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, तो जैव संसाधन कहलाएगा। और जब बात किया जाता है अजैव संसाधन के बारे में, तो हमेशा याद रखिएगा कि अजैव संसाधन जो होता है वो कैसे प्राप्त होगा, तो अजैव संसाधन हमेशा किस चीज से निर्माण होगा या किस चीज से निर्मित होगा, किस चीज से निर्माण होगा, तो वो कौन सा होगा, तो मृत पदार्थ से बोले या निर्जीव पदार्थ से, क्या बोलेंगे उसको, तो निर्जीव पदार्थ से बोलेंगे। यानी कि जो चीज मरा हुआ होगा, किस चीज होगा, तो मरा हुआ से जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, तो अजैव संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो अजैव संसाधन कहलाएगा। जैसे कि पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये सभी के सभी क्या चीज हो गया, चट्टान हो गया, धातु हो गया, ये सभी के सभी क्या चीज है, तो ये सभी के सभी है अजैव संसाधन। क्या हो गया, तो अजैव संसाधन। हम क्या बोलेंगे एग्जाम्पल में, धातु हो गया, चट्टान हो गया, पठार हो गया, इत्यादि सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी है अजैव संसाधन। कैसा है, तो अजैव संसाधन। यानी कि जो जीवित पदार्थ से प्राप्त हो रहा है उसे कहेंगे जैव संसाधन, जो मृत पदार्थ से प्राप्त हो रहा है या फिर निर्जीव पदार्थ से प्राप्त हो रहा है तो हम उसे कहेंगे अजैव संसाधन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं और कोई और आधार के रूप में संसाधन को बांटते हैं, तो दूसरा कौन सा आधार मान के चलते हैं, तो एक अगला आधार है वर्गीकरण के रूप में बांट रहे हैं। तो एक होता है उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे, तो उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे जब हम संसाधन को बांटते हैं उपयोगिता के आधार पे, तो संसाधन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक वैसा संसाधन होगा, एक वैसा संसाधन होगा जिसको हम बार बार यूज करेंगे, बार बार प्रयोग में लाएंगे, जिसे हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। लेकिन एक वैसा संसाधन होगा जिसको हम केवल एक के बार यूज करेंगे, उसे पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उससे अगर हम एक बार एनर्जी प्राप्त कर लिए तो हम दोबारा एनर्जी प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम उसे कहते थे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या बोलेंगे उसको, तो अनवीकरणीय संसाधन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपयोगिता के आधार पे, यानी कि हम उसको कितना बार उपयोग कर रहे हैं, एक बार उपयोग कर रहे हैं, दो बार उपयोग कर रहे हैं कि बार बार उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम उपयोगिता के आधार पर बांटते हैं संसाधन को, तो संसाधन होता है दो तरह का, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। यानी नवीकरणीय वैसे संसाधन होगा जिसको हम बार बार उपयोग करेंगे, तो बार बार उपयोग करेंगे और हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। या हम बोल सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन का भंडारण कैसा रहेगा, तो अनिश्चित भंडारण रहेगा, यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो जब कभी बात किया जाता है नवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो हमेशा याद रखिएगा कि नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन एक प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो हम क्या बोलेंगे कि वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसको हम क्या करते हैं, तो बार बार उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, तो बार बार उपयोग करते हैं या बार बार उपयोग में लाते हैं या बार बार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोई भी अपना भाषा बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा बोलता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको बार बार उपयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी सभी क्या कहलाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। जैसे कि हम जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या चीज ले लेंगे, तो वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा बोले या फिर इसको बोलेंगे पवन ऊर्जा। क्या बोलेंगे, तो पवन ऊर्जा। या हम क्या बोलेंगे, तो सौर ऊर्जा। क्या बोलेंगे, तो सौर ऊर्जा। उसके बाद क्या बोलेंगे, जल ऊर्जा। क्या पवन ऊर्जा, अगर हवा से हम विद्युत को उत्पादन कर लिए हैं, तो क्या वो फिर से वही हवा से हम दूसरे बारे में विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। हम क्या बोलेंगे कि ये सभी के सभी क्या चीज़ है, तो हम बार बार प्राप्त कर रहे हैं सौर ऊर्जा। जैसे कि अगर हम सूर्य से क्या कर ले, बिजली उत्पादन कर लिए सौर प्लेट की सहायता से, तो क्या हम सौर प्लेट कल लगाएंगे तो कल बिजली उत्पादन नहीं होगा? होगा ही, फिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सभी क्या चीज संसाधन का है, तो नवीकरणीय संसाधन। तो कौन सा होता है, तो नवीकरणीय संसाधन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, तो बार बार प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, तो बार बार प्राप्त करते हैं।
अब होता है, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा होता है? तो अनवीकरणीय संसाधन। एक सेकेंड। एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन यानी अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होंगे, वैसे प्राकृतिक संसाधन होंगे जिनका उपयोग हम केवल एक बार करेंगे। क्या करेंगे? तो केवल एक बार करेंगे। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? अनवीकरणीय संसाधन में जिसका उपयोग करेंगे एक बार, अगर हम यूज कर लेंगे दोबारा हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसे दोबारा उपयोग करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, जो कि मनुष्य के या मानव के जीवन से लगभग बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय बाद आएगा, जो कि मानव के जीवन के संभव के बराबर नहीं है। तो हम इसे क्या रखेंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और इसे हम पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त हम क्या बोलेंगे कि पुनः प्राप्त नहीं करेंगे। अब बताते हैं कैसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम अनवीकरणीय संसाधन को अगर हमको प्राप्त करना होगा ना, तो मुझे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, जो कि एक मनुष्य के लिए, अगर एक मनुष्य अगर उस संसाधन को खत्म कर दिया है, तो अगर वही मनुष्य अगर चाहेगा कि हम उस संसाधन को फिर से उपयोग करें, तो उसे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर वो संसाधन का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं इसको कि हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे जो है हम केवल एक ही बार यूज करते हैं, केवल इससे हम एक ही बार एनर्जी प्राप्त करते हैं। और ये क्या कहलाता है? तो अनवीकरणीय संसाधन कहता है। क्या कहलाता है? तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या हो गया? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी के सभी वैसे पदार्थ हैं, अगर हम कोयला को ख़त्म कर देंगे तो क्या हमारे पृथ्वी पे फिर से कोयला बनने के लिए उतना टाइम बचा रहेगा? कोई अगर व्यक्ति, अब कोयला ख़त्म हो चुका है, अगर वो व्यक्ति चाहेगा कि हम फिर से कोयला को प्राप्त करें, तो उसके जीवन से और कोयला के निर्माण होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम कह देंगे कि यह अनवीकरणीय संसाधन है। यानी जीवाश्म ईंधन हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, ये सभी के सभी क्या चीज होते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन पे कहाँ होते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जो कि एक बार उपयोग करने का तो हम फिर से इसे उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने की बात करेंगे तो इसे प्राप्त करने में हमको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, जो कि एक मानव के जीवन के बराबर नहीं है कभी भी। अब हम बांटते हैं संसाधन को एक अगला आधार पे, एक और आधार बांट के चलते हैं। तो संसाधन का एक और आधार बांट के चलते हैं, जिसका एक और आधार कौन सा है? तो स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे जब हम संसाधन को बांटते हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब है मालिकाना हक। एक वैसा संसाधन होगा जिसका मालिक केवल कोई एक व्यक्ति होगा, एक वैसा संसाधन होगा जिसका मालिक पूरा समाज होगा, एक वैसा संसाधन होगा जिसका मालिक पूरा देश होगा, कोई एक देश होगा, और एक वैसा संसाधन होगा जिसका मालिक का ना हक विश्व के सभी देशों के पास होगा, अगर उस पे सभी के बराबर अधिकार होगा। तो जब हम इस तरह के स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटते हैं ना, तो यह होते हैं चार तरह के। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। एक वैसे संसाधन होंगे जिसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास होगा, तो हम उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और एक वैसा संसाधन होगा जिसका मालिकाना हक पूरे समाज का होगा। किसका होगा? तो पूरे समाज के पास होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो सामुदायिक संसाधन। क्या कहेंगे? तो सामुदायिक संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। यानी इसका मालिकाना हक पूरे समाज के पास होगा, पूरे समाज के बराबरी, और समाज के अंदर रहने वाले सभी लोगों के पास बराबर का हक होगा, उसे हम कहेंगे सामुदायिक संसाधन। क्या कहेंगे? तो सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अब एक और आधार, एक और भाग है, कौन सा है? तो राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा है? तो राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होगा जिसमें उस राष्ट्र का अधिकार होगा, चाहे भारत के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या होंगे? तो भारत का अधिकार होगा, ना कि भारत के पड़ोसी देश का हो जाएगा, चाहे वो नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, इस सब का किसी का अधिकार नहीं होगा। वो अगर भारत के अंदर, भारत के टेरिटरी, भारत के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन किसके अंतर्गत होगा? तो वो भारत का होगा, तो हम उसे कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। और एक अगला प्रकार कौन सा है? तो एक अगला कौन सा है? तो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है ना, कि जो इसका
जो मालिकाना हक होता है वह देश के सभी विश्व के सभी देशों के विश्व के सभी देशों का होता है, क्योंकि यह जो होता है किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके बाकी खुले जो महासागरीय वाला एरिया होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो उस पर हक जो होता है पूरे देश का हक होता है, पूरे विश्व के देश का हक होता है। उस पर कोई एक देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता है कि अब मेरा ही संसाधन होगा। तो अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन हम वैसे संसाधन को कहेंगे जिसका मालिकाना हक कोई एक व्यक्ति का होगा, किसी खास व्यक्ति का होगा, किसी निजी व्यक्ति का होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो व्यक्तिगत संसाधन। यहाँ हम क्या बोलेंगे? इसका इस पे किसका अधिकार होगा? तो इस पे किसका अधिकार होगा? तो किसी निजी व्यक्ति का होगा, किसी निजी व्यक्ति का होगा हम, या फिर बोलेंगे किसी खास व्यक्ति का होगा। वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे कि किन्हीं का घर हो गया, कल हो गया, यानी चापाकल हो गया। कोई लोग अपने घर के अपने जमीन में क्या बना दिए हैं? तो मंदिर बना दिए हैं, तो वो उनका संसाधन रहेगा। किन्हीं का जमीन है, किन्हीं का अपना प्रॉपर्टी है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। चाहे वो तालाब हो गया, चाहे वो कुआं होगा, वो इस पे किसका अधिकार रहेगा? तो इस किसी एक व्यक्ति का होगा या किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों का होगा। अगर उसे हम क्या कहेंगे? तो व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अब एक होता है सामुदायिक संसाधन। समुदाय का मतलब होता है समाज के हर व्यक्ति का अधिकार उस संसाधन पे होगा, यानी कि उस संसाधन का मालिकाना हक पूरा समाज होगा। कौन होगा? तो पूरा समाज होगा। यानी कि इसका जो होगा कोई खास समुदाय के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं इस पे जो अधिकार होगा किसका होगा? तो पूरे के पूरे समाज का होगा। किसका होगा? तो समाज का हो जाएगा। जैसे कि सड़क हो गया, अगर मंदिर हो गया, अगर जो सरकारी जमीन पे बना होता है, इसके साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिसका हक किसके ऊपर होता है? तो सामुदायिक के ऊपर होता है। या पूरे का पूरे किसके पास होता है? तो समाज के पास होता है। हम बोलेंगे सार्वजनिक पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मैदान हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सभी के सभी किसका मालिकाना हक होता है? तो पूरे समाज का होता है। उस पर कोई एक व्यक्ति या कोई निजी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि यह मेरा संसाधन है। उस पर किसका अधिकार होता है? तो पूरे समाज का अधिकार होता है। हम उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। क्या कहते हैं? तो सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और एक संसाधन होता है राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये हो गया उस राष्ट्र के अंदर, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो कोई भी देश हो, उस देश के अंदर पाए जाने वाले सभी के सभी संसाधन किसको होते हैं? तो राष्ट्रीय उसी देश का होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? देश के अंदर पाए जाने वाले, देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन। कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या कहलाएंगे? तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। चाहे देश के अंदर कोई भी संसाधन हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे वो कोई पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो किसी भी तरह का खनन वाला कार्य किया जा रहा है कहीं पे, कोई पहाड़ हो, पठार, वो सभी जिस देश के अंदर पाए जाएंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अब एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है ना, कि किसी भी देश का जो समुद्री तट होता है, जैसे भारत का जो दक्षिणी का एरिया है, ये एरिया में क्या है कि यहाँ पे सभी के सभी समुद्र है। इधर है अरब सागर पश्चिम में, इधर है हिंद महासागर दक्षिण में, इधर कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी है। तो भारत देश के 200 किलोमीटर के बाद पाए जाने वाला सभी खुला महासागर, जिस पे पूरे उस देश का अधिकार होता है, इस पे यह भारत का अधिकार नहीं होगा, इस पे सभी देश का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? तो सभी देश का अधिकार होगा। और इसका जो है रूल और रेगुलेशन लगेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कानून लगेगा। किसका लगेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कानून लगेगा। तो हम उसे क्या कहेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। यानी कि इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगा। इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता है। कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं। या फिर इसका मालिकाना हक कौन होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्था के पास होगा।
तो हम इसे क्या कहेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। चाहे वह खुले महासागर में कोई भी खनिज पदार्थ मिल जाए, चाहे वो मछली ही काहे नहीं हो, चाहे वो पेट्रोल पदार्थ काहे ना हो गया, वो सभी के सभी किसका होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत वो कंट्रोल किया जाएगा। और तब जाकर किसका मालिकाना वो, तब जाकर वो संसाधन क्या कहलाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब हम जान लेते हैं कि एक होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, किसी देश का तट रेखा से, किसी देश का तट रेखा मतलब जो समुद्री तट रेखा है उससे 200 किलोमीटर की दूरी तकला जो क्षेत्र होता है ना, वो सभी के सभी क्या कहलाता है, तो EEZ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो EEZ कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तो अपमार्जक या अपवर्जक, सॉरी अपमार्जक नहीं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। कोई दिक्कत आगे समझ में? तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तकला वो संसाधन कौन सा होता है, तो राष्ट्रीय संसाधन होता है। लेकिन EEZ के बाद पाए जाने वाला खुला महासागर वो कौन सा संसाधन में आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। अब होता है एक और आधार मान के चलते हैं, संसाधन को बांट रहे हैं, तो एक अगला आधार कौन सा मानते हैं, तो एक होता है विकास के आधार पे संसाधन को बांटते हैं। तो यह कितने तरह का होता है, तो यह 4 तरह का होता है। यहाँ पे विकास का आधार लिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा संसाधन होगा जिससे हमारा देश क्या होगा, तो विकास करेगा। यानी कि एक वैसा संसाधन होगा जो लोग प्रिडिक्ट करते होंगे, संभावित मान के चलेंगे कि हाँ ये संसाधन यहाँ पर है, लेकिन भले उसका यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे कहते थे क्या चीज, तो संभावित संसाधन। क्या कहते थे, तो संभावित संसाधन कहते थे। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे खनिज है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, तो संभावना ही जता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे खनिज होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, तो संभावित संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो संभावित संसाधन कहलाएंगे। तो एक कौन सा होगा, तो संभावित संसाधन। क्या होगा, तो संभावित संसाधन। एक अगला प्रकार कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, तो विकसित संसाधन। कौन सा होगा, तो विकसित संसाधन। कौन होगा, तो विकसित। और एक संसाधन होगा भंडार संसाधन। कौन होगा, भंडार संसाधन। और एक अगला जो 4, इसमें भी जो 4 तरह का है, तो कौन कौन सा पहले पढ़ लिए हम लोग, संभावित पढ़ लिए, उसके बाद विकसित जान गए, उसका भंडार जान गए, और एक होता है संचित कोष संसाधन। कौन सा होता है, तो संचित कोष संसाधन। तो यह 4 तरह का कौन होता है, तो विकास के आधार पे संसाधन को बांटा गया है, जो कि 4 तरह का। तो एक होता है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, और एक होता है तो संचित संसाधन होता है। अब हम समझते हैं कि संभावित संसाधन क्या होता है। संभावित संसाधन जो होता है वैसे संसाधन होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, तो वह मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं, तो मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसे अभी उपयोग में लाने की संभावना जता रहे हैं कि हाँ इसका उपयोग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो संभावित संसाधन कहते हैं। और एक होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब होता है कि हम क्या कर लिए हैं कि वैसे संसाधन है जिनका हम सर्वेक्षण कर लिए हैं, उनको पता कर लिए, उनकी गुणवत्ता पता कर लिए, उनकी मात्रा पता कर लिए कि हाँ ये संसाधन इतना मात्रा में है, कम मात्रा में है कि ज़्यादा मात्रा में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो विकसित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो विकसित संसाधन कहेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि इसका उपयोग करके आगे हम अपनी संसाधन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तो विकसित संसाधन कहलाएगा। अब एक होता है भंडार संसाधन। क्या होता है, तो भंडार संसाधन। भंडार संसाधन का मतलब ये होता है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित है, हमारे पर्यावरण में मौजूद है, लेकिन उनका मानवीय आवश्यकता जो है सो पूर्ति में बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कम है। कैसा है, तो बहुत कम है, लेकिन हम उसको उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें क्या कर रहे हैं, तो भंडारी संसाधन के रूप में देख सकते हैं। यानी कि हम मेरे पास वैसे प्रौद्योगिकी नहीं है, वैसे तकनीक नहीं है जिसकी सहायता से हम इस संसाधन को उपयोग कर सके, तो हम कौन कहलाएगा, तो भंडार संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो भंडार संसाधन कहलाएगा। और एक होता है संचित कोष संसाधन।
संचित कोष संसाधन भी जो है वो भंडार संसाधन का ही एक रूप है। कैसा है? तो भंडार संसाधन का ही रूप है। संचित कोष मतलब होता है संसाधन को रिजर्व करके रखा गया। किस करके रखा गया है? रिजर्व करके रखा गया है। तो वो कौन सा होता है? तो संचित कोष संसाधन होता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम अगले टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें अगला टॉपिक कौन सा है? तो संसाधन नियोजन है। उसके बारे में हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।